Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 18 of your Smart Adhyan series. In this lecture, we will cover several other new topics which are very relevant for your examination. सबसे पहले बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी और हॉटस्पॉट की. बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? अर्थ समिट 1992 में, जो कि ब्राज़ील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को अपनाया गया था. यानी कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को कहाँ अपनाया गया था? कहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी बायोडाइवर्सिटी की? अर्थ समिट में दी गई थी. क्या बोला गया था? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स. एक लाइफ जितने फॉर्म में हो सकती है वही बायोडाइवर्सिटी है. चाहे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड हो गए, फिशेज हो गए, इंसेक्ट हो गए, माइक्रोब्स हो गए. ठीक है, ये सभी जितने भी और बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ मिला के बायोडाइवर्सिटी बनती है. ठीक है, सब कुछ बायोडाइवर्सिटी है. मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ, कितनी वैरायटी हो सकती है. अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड कॉइन किसने करा था? वॉल्टर जी रोजन ने करा था. किसने करा था? वॉल्टर जी रोजन ने कॉइन करा था. कैसे याद रखोगे? बायोडाइवर्सिटी. अगर आपको बायोडाइवर्सिटी अपने आसपास रोज़ देखनी है, ठीक है, तो आपको वाटर सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. अगर रोज़ रोज़ अपने आसपास ये सब चीज़ें देखनी है तो वाटर को कंजर्व करना शुरू कर दो. वाटर के बिना रोज़ रोज़ बायोडाइवर्सिटी रह पाना संभव नहीं है. तो वाटर के बिना रोज़ रोज़ बायोडाइवर्सिटी नहीं रह पाएगी. इस तरह से वॉल्टर रोजन का बायोडाइवर्सिटी से लिंक कर लेना. अब जिसने भी पिछले लेक्चर्स देखे हैं उसको पता होगा कि मैंने इकोलॉजी के बारे में बताया है. इकोलॉजी को टर्म किसने कॉइन करा था? इकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? चलो ये सारी चीज़ें बताओ. ठीक है, बताओ, देखते हैं किसको किसको याद है. इकोसिस्टम का भी बताना. ठीक है, और जिसको नहीं याद है ना ये सारी चीज़ें, वो कमेंट में लिखो सर मैं भुलक्कड़ हूँ, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया तो आप भूल गए. तो लिख दो सर मैं भुलक्कड़ हूँ. ईमानदारी से कमेंट करना, गूगल जाके चेक करके मत करना. अगर याद है पिछला लेक्चर तभी करना. ठीक है, जिसने रिवाइज किया होगा उसे ही याद होगा. अभी बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स देख लेते हैं. जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके जीन्स में वेरिएशन आ रहा है सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में, तो फिर बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी. मतलब स्पीशीज़ सेम है, सपोज डॉग की स्पीशीज़ है बट उनकी डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं डॉग की, राइट. डॉग अलग अलग तरह के डॉग होते हैं ना, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है. उनके पास जीन्स में डिफरेंस है और बाकी हैं तो वो डॉग ही हैं, तो सेम स्पीशीज़ ही, उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. ऐसे रैबिट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, राइस की वैराइटीज़ अलग अलग तरह की होती हैं, राइट. ये सब मतलब सेम ऑर्गेनिज्म में, सेम स्पीशीज़ में अलग अलग जीन का वेरिएशन होता है, उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी अमॉन्ग स्पीशीज इन अ गिवन रीजन और इकोसिस्टम. एक गिवन रीजन और इकोसिस्टम में कितने तरह के स्पीशीज रह रहे हैं, उससे स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं. ये तो नाम से क्लियर है. सपोज एक जंगल है, वहाँ पे एलिफेंट भी है, लेपर्ड भी है, हॉर्नबिल भी है, फिशेज भी हैं, तो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाएगी. और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या कहती है? दो डिफरेंट इकोसिस्टम किसी रीजन में, अगर बहुत सारे इकोसिस्टम्स है, 2-3 इकोसिस्टम्स है, तो उसमें कैसी डाइवर्सिटी होगी. ठीक है, लाइक फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी अलग होगी, ग्रासलैंड की अलग होगी, डेजर्ट में अलग लोग होंगे, राइट. इस तरह से इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन. ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए भी उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया: अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी. अल्फा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो समझ लो इन तीनों में डिफरेंस क्या है. देखो, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अगर किसी एक बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और इकोसिस्टम की बात हो रही है, राइट. लाइक अगर कोई एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, कोई स्मॉल एरिया है, ठीक है, कोई इकोसिस्टम है स्मॉल, छोटा सा, उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, अगर आप उनको काउंट कर सकते हो कि कितने ट्री हैं, कितने बर्ड हैं, कितने इंसेक्ट हैं, वहाँ पे काउंट कर सकते हो, तो वो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाएगी. ठीक है, लोकल डाइवर्सिटी, जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो अपनी उंगलियों पे. जैसे कि एक सिंगल पाउंड इकोसिस्टम है, कोई एक तालाब है, तो उनमें गिना जा सकता है ना इसमें कितनी मछलियाँ हैं, चाहो गिनना तो गिन सकते हो, तो अल्फा डाइवर्सिटी उसे ही बोलते हैं. वैसे ही बीटा डाइवर्सिटी कंपेयर्स बायोडाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस. मतलब कोई 2 इकोसिस्टम है सपोज, ठीक है, इन दोनों के स्पीशीज़ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों एरियाज़ के स्पीशीज़ में क्या डिफरेंस है. सपोज कोई एक फॉरेस्ट पैच है, कोई फॉरेस्ट का पैच है, उसमें लॉयन, टाइगर, डियर है, ठीक है. दूसरा फॉरेस्ट का पैच है, उसमें राइनो है, एलिफेंट है. तो ये जो डिफरेंट है 2 पैचेज ऑफ इकोसिस्टम में, इसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी. इसमें 2 इकोसिस्टम के बीच में डाइवर्सिटी को कंपेयर किया जाता है. बीटा में बिटवीन आ रहा है, याद रखना.
ठीक है, बिटवीन से याद रखना, दो इकोसिस्टम के बिटवीन की बात की जा रही है, राइट। डिफरेंसेस इन स्पीशीज बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ ग्रासलैंड, तो आपकी बीटा बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? रिफर्स टू ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, पूरा एक कोई रीजन है बड़ा सा, उसकी टोटल कितनी बायोडाइवर्सिटी है लैंडस्केप लेवल पे, ये डिसाइड होगा गामा डाइवर्सिटी में, ठीक है। सपोज कोई वेस्टर्न घाट है, इंडिया का वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट्स में टोटल कितने स्पीशीज पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में भाई फॉरेस्ट भी है, रिवर्स भी हैं, ग्रासलैंड भी है, वेटलैंड भी है, ठीक है। तो इन सभी को मिला के पूरे वेस्टर्न घाट्स में कितने स्पीशीज पाए जाते हैं उसको बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो आई होप आपको अल्फा बीटा गामा तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, छोटे से बड़े लेवल तक जाना है, ये मतलब है इसका, राइट। अच्छा, ये याद रखना कि इंडिया के पास टोटल 2.4% ऑफ वर्ल्ड का लैंड एरिया है, बट इंडिया स्टिल वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को 8.1% अप्रॉक्स 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का शेयर अप्रॉक्स 8% का है, ये बात याद रखना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक बायोजियोग्राफिक रीजन है जहाँ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन उस रिच बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब बायोडाइवर्सिटी एकदम घनी है वहाँ पे, एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी के खतरा भी बहुत ज़्यादा है उस जगह पे, ठीक है। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। ये टर्म किसने कॉइन करा था? नॉर्मन मेयर्स ने किया था 1988 में। कैसे याद रखोगे कि नॉर्मन मेयर्स ने कॉइन करा था ये टर्म? देखो, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसे रीजन है जहाँ बायोडाइवर्सिटी नॉर्मल है लेकिन मर भी सकती है, नॉर्मल है लेकिन मर भी सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल मर, नॉर्मन मेयर, ऐसे करके याद रखना, सिंपल सा, ठीक है। अब किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए दो कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़, वहाँ पे जो स्पेशीज़ हैं वो एंडेमिक हों, वो वहाँ के अलावा कहीं ना पाए जाते हों, ठीक है। मतलब कितने टोटल ऐसे एंडेमिक स्पेशीज होने चाहिए? एटलीस्ट 1500 स्पेशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। उस रीजन में 1500 स्पेशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट जो है वो एंडेमिक होने चाहिए, मतलब सिर्फ वहीं के होने चाहिए, राइट। और ये 1500 मतलब समझ रहे हो? मोर देन 0.5% ऑफ वर्ल्ड प्लांट स्पेशीज, मतलब वर्ल्ड के प्लांट स्पीशीज के 0.5% से ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पे एंडेमिक होने चाहिए, तभी इस जगह को हॉटस्पॉट की कैटेगरी में डाला जाएगा। दूसरी चीज़, डिग्री ऑफ थ्रेट हो, एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट उस जगह पे लॉस हो चुका हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन 70% अपने ओरिजिनल हैबिटेट जो है वो लॉस कर चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ के क्राइटेरिया में फिट रहती हैं, स्पीशीज एंडेमिज्म और डिग्री ऑफ थ्रेट। 1500 स्पीशीज होने चाहिए लेकिन 70% उसका ओरिजिनल हैबिटेट लूज कर चुके हैं वो लोग। तो ये दोनों क्राइटेरिया याद रखना हॉटस्पॉट के लिए, ठीक है। इंडिया में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? टोटल 3 हैं, तीनों रीजन बस देख लो, बस इंडो बर्मा रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन और वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये तीनों रीजन इंडिया के हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन में रहे कभी टिक मत करना, ये तीनों दिखे, अगर इंडो बर्मा रीजन हो गया, ईस्टर्न हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका हो गया, ये तीनों दिखे तभी सही करना, बिकॉज ये तीनों ही इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। 3 मेजर हॉटस्पॉट हैं इंडिया में, बस इतना याद रखना इन तीनों का नाम, ठीक है। कुछ कॉमन ड्रग्स और उनके यूजेस देख लो, ये क्वेश्चन आता है और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीपैरेटिक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत, जो गलत नहीं होने चाहिए, तो एक बार देख लो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, एक बार देखोगे याद हो जाएगा अपने आप। अनल्जेसिक्स जो है पेन रिलीफ को बोलते हैं, पेन रिलीफ, जो पेन किलर्स होती हैं उनको अनल्जेसिक्स बोलते हैं, राइट। एंटीपैरेटिक फीवर कंट्रोल को बोलते हैं, जो फीवर कंट्रोल की जो दवाइयाँ उनको एंटीपैरेटिक्स बोलते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, राइट। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? एनेस्थेटिक्स मतलब आप सेंसेशन लूज कर दो, अनकॉन्शियस हो जाए, जो ड्रग्स आपको अनकॉन्शियस कर दें प्रोसीजर के बीच में, उनको कहते हैं ना अनेस्थीसिया दे दिया है, अनेस्थीसिया देना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, तो अनेस्थेटिक्स उसको बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारें आपकी बॉडी से हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारते हैं, वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, राइट। याद रखना ये एंटीबायोटिक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं जो बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार देते हैं, किल बैक्टीरिया डायरेक्टली, राइट। उनको ऐसे को बोलते हैं कि बैक्टीरियासाइडल बोलते हैं ऐसे वालों को, ठीक है। ये लगभग आपके जैसे पेनिसिलिन वगैरह होती है ना, वो बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार देती हैं, पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स। वहीं एक और तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं, राइट। उन वालों को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब बैक्टीरिया को स्टैटिक कर दिया, बैक्टीरियोस्टैटिक, इसको नोट कर लो, ठीक है। दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक तो होते हैं
जो बैक्टीरिया को मारते हैं उनको बैक्टीरियासाइडल बोलते हैं, एक होते हैं जो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, राइट। तो दो तरह के एंटीबायोटिक्स का नाम याद रखना, जस्ट इन केस पूछ लिया कि बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियासाइडल ये सब क्या होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं और मूड को अल्टर करने वाले हो। नारकोटिक्स ड्रग्स भी तो होते हैं ना, मूड को अल्टर कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स मूड अल्टरिंग नारकोटिक्स होते हैं। ऑइंटमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल स्किन एप्लीकेशन, जैसे बोरोलिन बोरो प्लस लगाते हो आप, सोफ्रामाइसिन आती है कि आपकी स्किन पे अप्लाई होती है, ठीक है, उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रिलीफ देते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स, ट्रैंक्विलिटी मतलब ही शांति होती है, ठीक है। वैक्सीन्स क्या होती हैं? जो फ्यूचर में होने वाले डिजीज़ से प्रिवेंट करती हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें देखने वाली हैं, बट एग्जाम लाइक कंडीशन में प्रेशर में आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। खास करके एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इन सब में डिफरेंस जरूर अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। देखो, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल क्या है? ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मैमल है, लार्जेस्ट भी है और मैमल में हैवीएस्ट भी है ब्लू व्हेल, ठीक है। लार्जेस्ट लैंड पे रहने वाला मैमल कौन सा है? ओवरऑल तो ब्लू व्हेल है, लेकिन लार्जेस्ट लैंड पे रहने वाला मैमल कौन सा है? एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। मतलब ओवरऑल मानेंगे तो मैमल में सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लू व्हेल है, लेकिन लैंड पे मानेंगे तो अफ्रीकन एलिफेंट है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल कौन सा है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें आपको देख के याद करनी पड़ेंगी, इसकी कोई ट्रिक बन ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना, और ये तो असली नाम है, राइट। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑस्ट्रिच है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है? ऑस्ट्रिच है, बहुत बड़ी सी चिड़िया होती है। और सबसे छोटी सी बर्ड क्या होती है? हमिंग बर्ड, करती रहती छोटी सी, ठीक है। तो हमिंग बर्ड सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है? ऑस्ट्रिच है। दोनों का नाम याद रखना। स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है? श्रियू। श्रियू जो है स्मॉलेस्ट मैमल है, श्रियू, ठीक है। और सबसे बड़ा अंडा कौन देता है? ऑस्ट्रिच देता है। सबसे बड़ी चिड़िया भी ऑस्ट्रिच है, इसलिए सबसे बड़े अंडे भी ऑस्ट्रिच ही देगी। सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन से हैं? चीता जो होता है सबसे फास्टेस्ट होता है, पता ही होगा आपको। और सबसे फास्टेस्ट उड़ने वाली चिड़िया कौन सी है? पेरेग्रीन फाल्कन, ये नाम याद रखना। पेरेग्रीन फाल्कन जो है सबसे फास्ट उड़ने वाली चिड़िया है, ठीक है। पेरेग्रीन फाल्कन, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड। एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं? एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इनमें से कौन से एग लेइंग मैमल्स हैं? जो ऐसे मैमल्स जो एग देते हैं, एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस, ये दोनों ही एग लेइंग मैमल्स हैं, एग देने वाले मैमल्स जो हैं एग दे रहे हैं, ऐसे दो ही हैं, एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। टॉलेस्ट मैमल कौन सा है? जिराफ। अफ्रीका के जिराफ जो होते हैं वो टॉलेस्ट है, मतलब सबसे ऊंचे हैं, ठीक है, लंबे। और बिजिएस्ट ह्यूमन ऑर्गन क्या है? ह्यूमन ऑर्गन में सबसे बिजी पार्ट कौन सा है? आपका दिल, हमेशा बिजी रहता है, ठीक है, इसलिए आपको दिल में मुश्किल हो जाती है कई बार। ह्यूमन बॉडी की बात निकल ही पड़ी है, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट देख लो। एवरेज हाइट कितनी होती है? एडल्ट मेल की होती है 5 फुट 60 से 5 फुट 11, ठीक है, और वुमेन की 5 फुट 2 से 5 फुट 7 इंच तक होती है। ये एवरेज हाइट है ह्यूमन की, ठीक है। बोन, मसल और सेल्स के बारे में जान लो। एक एडल्ट के नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 206 होते हैं। और टोटल स्केलेटल मसल्स कितनी होती हैं बॉडी में? 639 होती हैं। याद रखना, बोन्स 206 होती हैं, पहले यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कितनी है बॉडी में? 639 है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी के पास सेल्स कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। 37 ट्रिलियन सेल्स के आसपास हैं। इसको 37 से 40 ट्रिलियन सेल्स भी लिखा रहे तो सही कर देना, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 38 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी में है, राइट। 639 स्केलेटल मसल्स हैं और 206 हड्डियां हैं। ब्लड वॉल्यूम कितना है आपकी बॉडी में? 4.7 से 5 लीटर्स। एक एडल्ट की बॉडी में लगभग 5 लीटर के आसपास का खून होता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 60 से लेके 100 बार आपका दिल धड़कना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ लोग वीडियो पॉज करके अपना सुनेंगे कि 60 से 100 बार धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक है। तो 60 से 100 बार बीट्स पर मिनट होनी चाहिए आपके हार्ट रेट, नॉर्मल होता है, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? जो पल्स होती है कलाई में, वो 72 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। पर मिनट में 72 के आसपास होनी चाहिए, ओके। ब्लड प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए बॉडी में? याद है ना, डेंगू होता है तो ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो ब्लड प्लेटलेट्स होनी चाहिए 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। इतनी ब्लड प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में चाहिए। अच्छा, जब आपको कहीं चोट लगती है और खून निकलने लगता है तो उस ब्लड को क्लॉटिंग होने में कितना टाइम लगता है? लगभग 2 से 5 मिनट लगते हैं उस ब्लड को क्लॉट होने में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सब फैक्ट्स रिपीटेडली घुमा फिरा के एक ना एक पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो याद कर लो, इसको एक बार देख लेना,
देख लोगे याद हो जाएगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें ट्रिक बतानी पड़ेगी, नंबर्स में तो क्या ही ट्रिक बनेगी, राइट। तो इसको बस एक बार देख लो, अच्छे से देख लोगे तो याद हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे तो सभी ऐसे याद करते हैं इसको। आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फेमur बोन जो है, थाई की जो बोन होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है पूरी, यहाँ तक चलती है तो लॉन्गेस्ट रहेगी। एवरेज लेंथ उसकी 19.9 इंचेस होती है। 19 इंच की जो बोन होती है वो थाई बोन होती है, राइट। थाई जो होती है आपकी, इसके ऊपर वाला हिस्सा वो थाई होता है, तो उसमें सबसे लंबी बोन होती है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप्स। स्टेप्स ईयर के अंदर स्टिल बोन होती है, ईयर के अंदर वो बोलती है, 0.11 इंच की होती है वो, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स है और लॉन्गेस्ट बोन फेमur है, याद रखना। और कितनी बोन है बॉडी में? 206 है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। स्किन आपके पूरी बॉडी में है तो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन रहेगा, कवर्स द होल बॉडी, राइट। एवरेज वेट ऑफ एन अडल्ट ब्रेन, आपके दिमाग का एवरेज वजन कितना है? 1.5 किलो का है, 1.5 किलो का, ठीक है। बताओ ब्लड कितना है बॉडी में? लगभग 5 लीटर के आसपास, ठीक है। और ब्रेन का वेट कितना है? 1.5 किलो का है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ब्लड ग्रुप के रिलेटेड बात करें तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर, डोनर अगर है तो ओ आ रहा है ना डोनर में, तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। मतलब ओ नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो किसको भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कैसे याद रखोगे? ब्लड डोनर है, 2 बार ओ आ रहा है तो ओ ही होगा, और जब किसी को ब्लड डोलोगे तो आपका ब्लड नेगेटिव में चला जाएगा ना, किसी को दे रहे हो तो ओ नेगेटिव याद रखना। ब्लड डोनर जो है वो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट, रिसीव कर रहे हो तो आपके पास ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो आप, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो किसी से भी ब्लड आप ले सकते हो, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, राइट। तो आप किसी से भी ब्लड ले सकते हो, इसलिए आप कहते हो ए बी पॉजिटिव, तुम तो किसी से भी ब्लड ले सकते हो ना। ए बी पॉजिटिव, तुम तो किसी से भी ब्लड ले सकते हो, तुम्हें क्या टेंशन है। तो इसलिए ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों याद रखना। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है बॉडी में? थायराइड ग्लैंड, जो नेक में होता है थायराइड ना, वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा अगर पूछे, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन ऐसे पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी में, तो वो लीवर होगा, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन लिखा रहे तो वो थायराइड होगा। लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटेस मैक्सिमस, जो बटक मसल है ना आपकी, उस ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूट मसल्स, वो लार्जेस्ट मसल होती है, राइट। वुमेन में मीनोपॉज एज कितनी होती है? 40 से 50 साल तक होती है। और मैक्सिमम डिस्टेंस प्रॉपर विजन के लिए कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कोई चीज़ देखोगे तो आपको सही चीज़ दिखेगी, एकदम सही से दिखेगी वो चीज़। वुमेन में मीनोपॉज कब आता है? 40 से 50 साल की उम्र में। इतने ही फैक्ट्स आज के लेक्चर में हैं। आज के लेक्चर में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये सारे फैक्ट्स बहुत कॉमन फैक्ट्स हैं, इसलिए इनके कोई ट्रिक नहीं बताई है, इनको बस इसलिए पढ़ाया है ताकि ये चीज़ें आपकी स्किप ना हो जाए। ऐसा ना हो कि इसको छोड़ के चले जाओ आप ये सोच के कि मुझे आता ही है। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो आपको लगे आपको आता है, ताकि अगर वो सच में एग्जाम में आए तो गलत ना हो। क्योंकि कई बार जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो और ऐसी ईजी चीज़ें गलत हो जाती है ना, तो अपने आप को आप बहुत गालियाँ देते हो कि यार काश ये कैसे गलत कर सकता हूँ मैं, ये कैसे गलत कर सकती हूँ मैं। तो वो चीज़ ना हो पाए, यही पर्पज़ है इस स्मार्ट अध्ययन सीरीज़ का। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, and all the best for preparations. Thank you.